हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल एवं उसका आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई चालक तार है और उस चालक तार से हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो हमें क्या करना होगा। इस चालक तार में उपस्थित आवेश वाहक, यदि धात्विक चालक है तो इसमें हमारे पास आवेश वाहक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन आवेश वाहकों को हमें अपवाह गति करानी होगी। इसके लिए हमें इसके सिरों पर एक विभवांतर आरोपित करना होगा और ये विभवांतर क्या करेगा, इस चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें उपस्थित आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन अपवाह गति करने लगेंगे और फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब प्रश्न मेरे पास यह है कि ये चालक तार या प्रतिरोध तार है, इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कैसे किया जाए। एक तरीका तो मेरे पास यह है कि यदि मैं इस प्रतिरोध तार के सिरों पर एक आवेशित कैपेसिटर लगा दूं। आवेशित कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, इसकी एक प्लेट कैसी होगी, धनावेशित, और दूसरी प्लेट होगी ऋणावेशित। तो यदि मैं आवेशित कैपेसिटर जोड़ दूं तो इस प्रतिरोध तार के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये जो कैपेसिटर है वो निरावेशित हो जाता है और निरावेशित होने के फलस्वरूप इनकी दोनों प्लेटें समान विभवांतर पर, समान विभव पर आ जाती है। फलस्वरूप विभवांतर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक छत पर पानी का टैंक रखा हुआ है और नीचे मेरे पास एक टब है और इस पानी के टैंक में पानी भरा हुआ है और यदि मैं इसको एक पाइप से जोड़ दूं तो हम क्या देखेंगे कि इस पाइप से पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टब में लगातार प्रवाहित होता रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी और उसके फलस्वरूप पानी का प्रवाह रुक जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि पानी का प्रवाह अनवरत होता रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ऊपर छत पर टैंक रखा हुआ है उसमें निरंतर पानी भरा रहना चाहिए। अब निरंतर पानी कैसे भरा रह सकता है, यदि हम यहां पर इस टैंक में पानी की सप्लाई करते रहे। कैसे कर सकते हैं, यदि मैं ये जो नीचे वाला टब है उसको पाइप से जोड़ दूं और यहां पर एक मोटर लगा दूं तो ये मोटर क्या करेगी, यहां नीचे वाला जो टैंक है या टब है उससे पानी को निरंतर ऊपर पंप करती रहेगी, जिससे ऊपर वाले टैंक में पानी भरा रहेगा और जल प्रवाह निरंतर होता रहेगा। तो यदि हम इस सर्किट की तुलना करें इस स्कीम से तो यहां पर भी हम क्या चाहते हैं कि यहां ये वाली जो प्लेट ली है हमने, दो प्लेटें हैं यहां पर, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, तो यदि कैपेसिटर है उस वाली स्थिति में क्या होगा, इनका आवेश थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा और दोनों प्लेटें समान विभव पर आ जाएगी। अब हम आवेश का निरंतर प्रवाह करना चाहे तो क्या होना चाहिए कि ये वाली प्लेट हमेशा धनात्मक रहनी चाहिए और ये वाली प्लेट हमेशा ऋणात्मक रहनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहां पर जो आवेश है, जैसे यहां पर जो पानी था वो ऊपर की तरफ पंप हो रहा था, इसी प्रकार क्या है कि ये वाली जो प्लेट है वहां से जो आवेश है वो निरंतर इस धनात्मक प्लेट वाली आवेश की तरफ पंप होते रहने चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने एक मोटर जोड़ी है। क्या जोड़ी है, मोटर जोड़ी है। वो मोटर क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ पंप कर रहा है। इसी तरह से धनात्मक आवेश को इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट की ओर पंप करने के लिए हमें एक डिवाइस जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ डिवाइस। क्या बोलेंगे, ईएमएफ डिवाइस। ये ईएमएफ डिवाइस क्या करेगा, लगातार धनात्मक आवेश को इस वाली प्लेट से, जो ऋणात्मक प्लेट है वहां से धनात्मक आवेश को लगातार
धनात्मक प्लेट पर पंप करता रहेगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा, ये प्लेट हमेशा धनात्मक रहेगी और यहाँ से धनात्मक आवेश यहाँ जा रहे हैं तो ये वाली प्लेट हमेशा ऋणात्मक रहेगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विभवांतर बना रहेगा और विभवांतर बने रहने से विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती रहेगी। ओके, इसको हम बोलेंगे ईएमएफ डिवाइस। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या फोर्स है? एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। जो ईएमएफ है वो एक्चुअली फोर्स नहीं होता है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने की एक डिवाइस है। तो एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, तो फिर इसको फोर्स नाम क्यों दिया है? ये इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। एक्चुअली ये जो पूरी प्रक्रिया है जब समझी नहीं गई थी उसके पहले ही ये नाम दे दिया गया था, तो परंपरागत रूप से हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोल रहे हैं। नाम चेंज वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, परंपरा के अनुसार यही चल रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो ईएमएफ डिवाइस है वो कौन से हो सकते हैं? तो ईएमएफ डिवाइस कौन से हो सकते हैं? एक तो बैटरी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? बैटरी, घरों में यूज करते हैं। बैटरी का यूज करते हैं, सेल या बैटरी। एक छोटी सी घड़ी है उसमें भी यूज आती है, छोटी सी हाथ की घड़ी है उसमें भी यूज आएगी। और बड़ी से बड़ी सबमरीन है या फिर एयरक्राफ्ट है, बड़े बड़े मशीन है, उनमें भी, कंप्यूटर में भी अपने पास सेल यूज आ रहा है, बैटरी यूज आ रही है, ट्रकों में बैटरी यूज आती है। ओके, तो छोटी से डिवाइस से लेकर बड़े से डिवाइस में बैटरी यूज आ रही है। ओके, अच्छा, दूसरा ईएमएफ डिवाइस कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहाँ काम आता है? हम जानते हैं शादी ब्याह में अपने पास जनरेटर लगा रहता है। ओके, शादी ब्याह में जनरेटर यूज करते हैं, या फिर हमारे पास बैंक या वहां पर जब बिजली चल जाती है तो जनरेटर चलता है। ओके, तो जनरेटर भी हमारे पास क्या एक ईएमएफ डिवाइस का उदाहरण है। तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास? तीसरा उदाहरण है हमारे पास सोलर सेल। ओके, सोलर सेल भी ईएमएफ डिवाइस है। सोलर सेल कहाँ यूज आता है? हम ये जानते हैं कि एक छोटा सा कैलकुलेटर है उसमें भी सोलर सेल लगा रहता है, और बड़े बड़े जो सैटेलाइट है आसमान में उड़ रहे हैं उसके जो विंग्स हैं, उन विंग्स में भी सोलर सेल लगे रहते हैं। इन्हीं से ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं उनको बिजली की उपलब्धता हो पाती है। ओके, अच्छा, चौथा नंबर का ईएमएफ डिवाइस कौन सा हो सकता है? फ्यूल सेल। कौन सा सेल? फ्यूल सेल। ये भी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट में काम आते हैं। और पांचवा क्या हो सकता है हमारे पास? थर्मोपाइल। क्या हो सकता है? थर्मोपाइल्स हो सकते हैं। ओके, क्लियर है हमारे पास? तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के ईएमएफ डिवाइस है। क्लियर है? अच्छा, ये ईएमएफ डिवाइस काम कैसे करते हैं? ईएमएफ डिवाइस का, अच्छा, प्रश्न एक चीज और है हमारे पास कि क्या ईएमएफ डिवाइस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जरूरी है या फिर कोई लिविंग विल, कोई जीवित जीव भी ईएमएफ डिवाइस का काम कर सकता है? तो इसका उदाहरण है, हाँ, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल ईल है। हम जानते हैं समुद्र में एक ईल होती है, लंबी सी मछली टाइप होती है जो विद्युत का झटका देती है, तो वो इलेक्ट्रिकल ईल है, वो भी ईएमएफ डिवाइस का उदाहरण है, जिंदा ईएमएफ डिवाइस का उदाहरण है। अच्छा, हमारा जो मानव शरीर है वो भी एक बैटरी की तरह कार्य करता है, वो भी हमारे पास एक ईएमएफ डिवाइस है। ओके, अच्छा, ईएमएफ डिवाइस भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक प्रक्रिया है वो सबकी सेम है। वो करते क्या है एक्चुअली? ईएमएफ डिवाइस क्या करेगा कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे ये मेरे पास चार्ज कैरियर है, उसको क्या करेगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ प्रवाहित करेगा, जिससे क्या होगा, इस टर्मिनल पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस वाले टर्मिनल पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस निरंतर रहेगा। कैपेसिटर में थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पर ईएमएफ डिवाइस है, सेल है, बैटरी है, फ्यूल सेल है, उसमें क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेटों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निरंतर बना रहेगा। ओके, इसके लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है, ये प्रतिरोध तार मैंने यहाँ लगा दिया है। ओके,
और यहां पर मैंने एक ईएमएफ डिवाइस जोड़ दिया। क्या करा है? ईएमएफ डिवाइस जोड़ दिया इस तरह से। ओके, और ईएमएफ, यहां पर जो ईएमएफ डिवाइस है जिसका ईएमएफ की डायरेक्शन है वो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट। इसके कारण क्या होगा? यहाँ पर एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध। ओके, अच्छा हमारे पास क्या है कि एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि यदि यहां पर ये स्विच मैंने लगा रखा है, इस स्विच को मैं ऑफ रखता हूं। क्या रखता हूं मैं? ऑफ रखता हूं। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा? बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जो सेल है या बैटरी है उसको मैंने बाह्य सर्किट में नहीं जोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो सेल की इंटरनल केमिस्ट्री है, सेल की इंटरनल केमिस्ट्री है, वो क्या करेगी? आवेश प्रवाह उत्पन्न नहीं करेगी। जैसे हम बोल रहे हैं ना, यहां से धनात्मक आवेश यहां पर आ रहा है। ओके, तो यहां पर यदि सेल को हमने परिपथ में नहीं जोड़ा है, ईएमएफ डिवाइस को हमने परिपथ में नहीं जोड़ा है, उस वाली स्थिति में इसकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है वो इस प्रकार होगी कि वो सेल के अंदर आवेश प्रवाह उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं या फिर सेल को परिपथ से जोड़ता हूं, तो इसकी इंटरनल केमिस्ट्री इस प्रकार की होगी कि जो इसके अंदर जो धनात्मक आवेश है, क्या चीज? धनात्मक आवेश है, वो धनात्मक आवेश लो पोटेंशियल टर्मिनल, लो पोटेंशियल टर्मिनल, ये वाला पोटेंशियल लो टर्मिनल पोटेंशियल टर्मिनल है, और ये वाला जो हमारे पास है हाई पोटेंशियल टर्मिनल। ओके, तो जैसे ही हम सेल को या ईएमएफ डिवाइस को सर्किट में जोड़ते हैं, तो इसकी इंटरनल केमिस्ट्री क्या करती है कि जो धनात्मक आवेश है उनको लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ प्रवाहित करती है या फिर प्रवाह करने के लिए बाध्य करती है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि यह हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, यहां पर लो पोटेंशियल है, और यदि धनात्मक आवेश में लेता हूं तो धनात्मक आवेश किधर से किधर जाता था? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उस पर फोर्स लगता था और वो उस डायरेक्शन में गति करता था। लेकिन हम यह क्या देख रहे हैं? उल्टा देख रहे हैं। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, और जो सेल के अंदर जो धनात्मक आयन है वो धनात्मक आयन किधर से किधर गति कर रहे हैं? लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की ओर गति कर रहे हैं। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए? इसका उल्टा होना क्या चाहिए? इसका उल्टा। जैसे मेरे पास यहाँ पर पानी है, ऊपर से पानी तो नीचे आसानी से आ सकता है, लेकिन नीचे वाले लेवल से पानी को ऊपर वाले लेवल पे पहुंचाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो जल हमारे पास टैंक में भरा हुआ है नीचे वाले में, उस पर हमको मोटर के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और जब ये मोटर इस पानी पर कार्य करेगी तो पानी निम्न स्तर से उच्च लेवल पर, लो लेवल से हाई लेवल की ओर भी प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो इसी प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर क्या है कि धनात्मक आवेश लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो धनात्मक आवेश है उस धनात्मक आवेश पर कार्य होना चाहिए, धनात्मक आवेश को एनर्जी मिलनी चाहिए। धनात्मक आवेश को धनात्मक आवेश पर ये जो बैटरी है इसकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है वो क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ओके, वर्क कर रही है। उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि ये लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जा रहा है, जिससे यहां पर हमेशा धनात्मक आवेश रहेगा और यहां हमेशा ऋणात्मक आवेश रहेगा, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस निरंतर बना रहेगा और धारा का प्रवाह अनवरत होता रहेगा। ओके, अब हमारे पास यहां पर वर्क कर रहा है, धनात्मक आवेश पर कार्य हो रहा है। तो धनात्मक आवेश पर कार्य कब हो सकता है? कि जब यहां पर क्या हो? एक एनर्जी सोर्स हो। क्या हो? एनर्जी सोर्स उपस्थित हो। मतलब जो सेल लिया है, ईएमएफ डिवाइस आपने जो लिया है, उस ईएमएफ डिवाइस के अंदर कोई एनर्जी सोर्स होना चाहिए। वो एनर्जी सोर्स इस धनात्मक आवेश पर कार्य करेगा और उसके फलस्वरूप पोटेंशियल डिफरेंस निरंतर बना रहेगा।
अच्छा, हम बात करते हैं बैटरी की। यदि मैं बैटरी लेता हूं, ओके, तो इस बैटरी के अंदर एनर्जी सोर्स क्या है? इस बैटरी के अंदर एनर्जी सोर्स क्या है? केमिकल्स। क्या है? केमिकल्स। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ओके, वो केमिकल्स ही एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरा हमने कौन सा उदाहरण लिया था ईएमएफ डिवाइस का? हमने उदाहरण लिया था इलेक्ट्रिक जनरेटर। यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में एनर्जी सोर्स क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी सोर्स क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल फोर्स है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहां पर एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब यदि मैं फ्यूल सेल लूं, कौन सा सेल लूं? तो फ्यूल सेल के अंदर भी जो एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है? केमिकल्स ही होते हैं। कौन से होते हैं? केमिकल्स ही होते हैं। और यदि मैं थर्मोपाइल्स लूं, ओके, तो इनके अंदर हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यदि हम दो भिन्न भिन्न धातुएं लें और इन भिन्न भिन्न धातुओं के जो जंक्शन पॉइंट्स हैं उनको भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर रखें, तो भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी एक एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और चौथा हमने क्या लिया? सोलर सेल। कौन सा सेल? सोलर सेल। तो सोलर सेल के अंदर एनर्जी सोर्स क्या है? जाहिर है सन हमारे पास यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अच्छा, हम इस सर्किट को वापस देखते हैं। अब मैं क्या देखता हूँ? इस सर्किट को मैं वापस बनाता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने वापस बना दिया, ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रतिरोध तार ले लिया और यहाँ पर मेरे पास ये कोई ईएमएफ डिवाइस है जैसे सेल है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तार जा रहा है उसका एक अनुप्रस्थ काट ले लेता हूँ, ए डैश, और मान लेता हूं कि dt समय में, कितने समय में? dt समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? dq, मतलब समय अपने पास dt है, उसमें इस क्रॉस सेक्शन से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? dq आवेश प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो ये आवेश जो dq यहां से प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है उसके अंदर dq आवेश प्रवेश करना चाहिए। dq आवेश प्रवेश करना चाहिए। इसी प्रकार ये जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है उससे dq आवेश बाहर निकलना चाहिए। और साथ में जो ऋणात्मक टर्मिनल और धनात्मक टर्मिनल के बीच में है, तो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर dq आवेश भी प्रवाहित होना चाहिए। क्लियर है हमारे पास? तो यहां पर क्या होगा? तो dt समय में यदि इस क्रॉस सेक्शन से dq आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो पूरे सर्किट के अंदर एक तरह से dq आवेश dt समय में प्रवाहित। ओके, तो सेल की इंटरनल केमिस्ट्री क्या करेगी? इस dq आवेश पर कार्य करेगी। कितने समय में? dt समय में इस dq आवेश पर कुछ कार्य करेगी। मान लेते हैं वो कार्य कितना है? w। वो कार्य कितना है? w। ओके, तो यहां पर हम ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं। ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? कि यहां पर हमने कौन सा कितना आवेश लिया? dq आवेश। अब यदि मैं dq आवेश की जगह, इस dq आवेश की जगह में एकांक धनावेश लूं, क्या लूं? एकांक धन आवेश लेता हूं, तो जाहिर है मेरे पास कि पूरे परिपथ में एकांक धनावेशित प्रवाहित करने के लिए इस सेल को क्या करना पड़ेगा? इस सेल की इंटरनल केमिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य किसके बराबर होगा? सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सेल के ईएमएफ। तो परिभाषा हमारे पास क्या हो गई कि किसी परिपथ में, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एकांक धनावेश को प्रवाहित करने के लिए या निरंतर प्रवाह के लिए जितना कार्य सेल के द्वारा किया जा रहा है वो कार्य किसके बराबर होगा? सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो सेल के ईएमएफ को हम कैसे लिख सकते हैं? ईएमएफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये किसके बराबर होगा? dq आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना था? dw। तो एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य होगा? dw बटावा dq। ओके,
अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक देखो डायरेक्ट दिख रहा है, इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। तो जो ईएमएफ है सेल का विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। और एक मात्रक और हो सकता है, वो क्या है, वोल्ट। एक्चुअली विभवांतरी तो है ये। ईएमएफ क्या है, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच उत्पन्न विभवांतरी है, तो इसका मात्रक वोल्ट भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पास जो ईएमएफ डिवाइस है, ईएमएफ डिवाइस या सेल या बैटरी आप बोल दो, वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हमारे पास आइडियल ईएमएफ डिवाइस, आइडियल सेल भी बोल सकते हो आप, ईएमएफ डिवाइस या आइडियल सेल। ओके, ये आइडियल सेल कौन सा होगा कि यदि मैं सेल को परिपथ में जोड़ देता हूं, सेल को क्या कर देता हूं, परिपथ में जोड़ देता हूं। ओके, और जोड़ने के बाद जब धारा हम इससे ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो सेल के टर्मिनल के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य है। ओके, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, सेल के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ओके, जब आइडियल सेल है, यदि आइडियल सेल है या आइडियल ईएमएफ डिवाइस है, तो उस वाली स्थिति में जब इस सेल से हम सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस वाली स्थिति में सेल के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। क्लियर है हमारे पास। लेकिन हम बात करें रियल सेल की, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, तो आइडियल कंडीशन है। रियल ईएमएफ डिवाइस की बात करें तो रियल ईएमएफ डिवाइस में क्या होगा हमारे पास कि यदि सेल को हम बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ रहे हैं, पहली चीज, पहले ये कंडीशन ले लेते हैं कि जब सेल को आपने बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ा है, जब इससे हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, उस वाली स्थिति में सेल के सिरों पर जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर ही होगा। लेकिन जैसे ही हम इस सेल को बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, ओके, तो उस वाली स्थिति में क्या होता है कि जो सेल है, जैसे हमने पढ़ा, ये सेल है और इसके इलेक्ट्रोड्स हैं और इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तो जब ये आयंस जब गति करेंगे तो ये आयंस एक दूसरे से आपस में टकराएंगे और टकराने के फलस्वरूप क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो जब हम रियल सेल की बात कर रहे हैं तो रियल सेल वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब हम सेल से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, और उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा कि सेल के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो एक्चुअली ईएमएफ के बराबर, सेल के ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, सेल के ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। ओके, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस वाली स्थिति में सेल के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। ओके, क्लियर है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और है कि जब हम सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो क्या हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो कि जो सेल की जो इंटरनल केमिस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो आवेश है सेल के अंदर, जो आवेश वाहक है, उन आवेश वाहकों पर कार्य कर रही है। क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो क्या हो रहा है, केमिकल जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यदि मैं यहाँ पर प्रतिरोध की जगह बल्ब लगा देता, इस प्रतिरोध की जगह क्या लगा देता, बल्ब लगा देता, तो उस वाली स्थिति में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं यदि बल्ब लगा देता तो उस वाली स्थिति में क्या होता, ये बल्ब प्रकाशमान हो जाता, बल्ब क्या हो जाता, प्रकाशमान हो जाता। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती, प्रकाश में, और साथ में बल्ब गर्म भी हो जाता, तो किस में कन्वर्ट हो जाती, ऊष्मा में कन्वर्ट
हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो ईएमएफ डिवाइस जो एनर्जी मिल रही है वो अन्य रूपों में भी रूपांतरित हो सकती है। ओके, इसके लिए हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो सेल ले लेता हूँ, एक सेल ये वाला ले लेता हूँ, ओके, सेल ए बोल देता हूँ इसको, और एक दूसरा सेल बी ले लेता हूँ, और इन दोनों के जो धनात्मक टर्मिनल है उनसे मैं एक प्रतिरोध को जोड़, प्रतिरोध तार है, और साथ में ही मैं यहाँ पर एक मोटर भी जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ, मोटर मैंने जोड़ दी। ओके, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है और ये इसका, और यहाँ पर एक पुली लगा देता हूँ मैं, क्लियर है मेरे पास, और यहाँ पर कोई वेट लगा देता हूँ। वो मोटर क्या करेगी, इस वेट को उठाएगी, और ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ओके, इसका विद्युत भाग बल मेरे पास कितना है, इसका विद्युत भाग बल ईबी बोल देता हूँ, और सेल ए का विद्युत भाग बल ईए बोल देता हूँ। अब यहाँ पर क्या दो सेल है और दोनों को हमने अपोजिट जोड़ रखा है, तो प्रश्न उठता है कि विद्युत धारा कैसे बहेगी। तो विद्युत धारा कैसे बहेगी, देखो मेरे पास, यदि मेरे पास हम मान लेते हैं कि जो सेल बी है उसका विद्युत वाहक बल सेल ए की अपेक्षा अधिक है, तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, विद्युत धारा इस तरह से बहेगी। ओके, विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा किधर से किधर है, सेल के ऋणात्मक सिरे से सेल के धनात्मक, ये विद्युत वाहक बल की दिशा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सेल के ऋणात्मक सिरे से सेल के धनात्मक सिरे की ओर। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, ये स्थिति कौन सी होती है, अनावेशन की स्थिति होती है। ठीक है, इस वाली स्थिति में क्या है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल से हम धारा प्राप्त कर रहे हैं, सेल से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस वाली स्थिति में क्या होता है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां से धारा प्रवाहित हो रही है। अब कुछ एनर्जी हमारे पास इस प्रतिरोध पर लॉस होगी, क्योंकि प्रतिरोध तार गर्म हो जाएगा, तो कुछ ऊर्जा हमारे पास ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं, सेल ए की बात करें तो सेल ए में देखो हमारे पास ईएमएफ की दिशा किधर से किधर है, धनात्मक टर्मिनल की ओर, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ। ओके, तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ है, तो इस वाली स्थिति में क्या हो, ये कौन सी अवस्था है, आवेशन की। कौन सी है, आवेशन की। इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बैटरी हमारे पास चार्ज हो रही है, तो इस वाली स्थिति में सेल ऊर्जा ले रहा है। क्या ले रहा है, सेल ऊर्जा ले रहा है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ में फिर बाद में ये मोटर भी हमारे पास घूम रही है, तो यहां पर किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो सेल बी है उससे जो एनर्जी मिल रही है, हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो किस किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रतिरोध तार पर ऊष्मा के रूप में जा रही है, और सेल जो ए है वो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, और यहां पर जो मोटर लगा रही है उसमें क्या हो रहा है, ये मोटर एम बोल देते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इस प्रकार हम इस वाले एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि जो सेल की जो एनर्जी है, सेल की जो केमिकल एनर्जी है वो ऊष्मा, उस परिपथ में यदि हम सेल को जोड़ें तो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, या फिर हमारे पास दूसरे सेल की केमिकल एनर्जी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमने दो चीज देखी है ना, यहां पर दो चीज देखिए, यहाँ पर इस वाले सेल बी की बात कर रहे थे, तो सेल बी में क्या कंडीशन थी कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन थी वो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ थी, तो इस वाली स्थिति में ईएमएफ को हम क्या करेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे। यदि मेरे पास ईएमएफ की डायरेक्शन सेल के ऋणात्मक सिरे से सेल के धनात्मक सिरे की तरफ हो तो ईएमएफ कैसा लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। और यदि मेरे पास सेल ए की बात करें, देखो अब हम यहाँ पर हमारे पास धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ, सेल का जो विद्युत वाहक बल की दिशा है वो सेल के धनात्मक से सेल के ऋणात्मक सिरे की तरफ है, तो इस वाली स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। किसकी बात कर रहे हैं,
आंतरिक प्रतिरोध। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसे मेरे पास एक सेल का एक डायग्राम बना लेता हूं सिंपल सा, कि ये मेरे पास एक धनात्मक टर्मिनल है और ये मेरे पास ऋणात्मक टर्मिनल है। ये मेरे पास धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, और इसमें मैंने विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। इसमें क्या होगा, धनात्मक आवेश होंगे, धनात्मक आयन होंगे और ऋणात्मक आयन होंगे। क्लियर है मेरे पास कि जब मैं इससे विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि ये जो धनात्मक आवेश है वो धनात्मक टर्मिनल की तरफ, और ये ऋणात्मक आवेश है वो ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ गति करेंगे। और जब ये गति करेंगे तो सेल के जो अन्य आयन्स हैं उनसे वो टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के फलस्वरूप अंदर धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा, धारा, सेल के अंदर धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, और इसी अवरोध को हम क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर किस किस पर करता है। तो सबसे पहला तो हमारे पास ले लेते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। किस पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ओके, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से लिखेंगे ना, तो सांद्रता जितने ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा कि यदि मेरे पास जैसे विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होगी तो आयंस कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जब आयन गति करेंगे तो टकरें ज्यादा से ज्यादा होगी, और टकरें अधिक होंगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। दूसरा हमारे पास है प्लेटों के मध्य की दूरी। प्लेटों के मध्य की दूरी, ओके, प्लेटों के मध्य की दूरी आप बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और तीसरा नंबर है मेरे पास प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल यदि ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास कम होगा। क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। चौथा है मेरे पास ध्रुवणता। मतलब जब हमारे पास जो आयंस है यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पर एक लेयर सी बन जाती है जो क्या करती है, यहाँ पर जो दूसरे आयंस आ रहे हैं उनको आने में उसका अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवणता। मोटे मोटे शब्दों में ऐसा ही है। तो ध्रुवणता बढ़ने से क्या होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और चौथा है हमारे पास सर्किट में धारा। जब हम धारा प्राप्त करेंगे तो भी आंतरिक प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी। जितनी ज्यादा धारा होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। पांचवा नंबर है ताप। ओके, अच्छा, ताप में वृद्धि करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध में क्या होगी, कमी आएगी। क्या आएगी हमारे पास, कमी आएगी। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के क्षेत्रफल, जो धारा हम सर्किट में ले रहे हैं उस पर, ध्रुवणता और ताप पर निर्भर कर रहा है। अब प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि ये तो आंतरिक प्रतिरोध की बात करी, हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात करना भूल गए। ओके, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करेगा, एक तो विद्युत अपघट्य, ठीक है, इस पर विद्युत अपघट्य पर निर्भर करेगा, और किस पर निर्भर करेगा, ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इलेक्ट्रोड्स जो प्लेटें हमने ली है उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। इलेक्ट्रोड हम चेंज कर दें, अलग अलग मेटल्स अलग ले लें तो ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। तो दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर और इलेक्ट्रोड्स की प्रकृति पर। जैसे हमारे पास लैक्लांसी सेल और डेनियल सेल है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है कि वहां पर विद्युत अपघट्य अलग है, ओके, और डेनियल सेल में अलग, और इनके इलेक्ट्रोड भी अलग है, तो सेल का विद्युत वाहक बल भी अलग हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि अब मैं एक सर्किट बना लेता हूं वापस, कि ये मेरे पास एक सर्किट है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये मेरे पास एक बाह्य प्रतिरोध R लगा दिया है और यहां पर मैं एक कुंजी लगा देता हूं। ओके,
जब कुंजी ऑफ है तो उस वाली स्थिति में इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर ही होगा। ओके, ये ई मेरे पास ईएमएफ है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, ये मेरे पास कुंजी। क्लियर है मेरे पास। और जब मैं इससे ऑन कर देता हूं तो उस वाली स्थिति में धारा प्रवाहित होगी और उस वाली स्थिति में सेल के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, टर्मिनल ईएमएफ के बराबर नहीं होगी, किसके बराबर होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। ओके, और उसकी मान क्या होगा मेरे पास, उसका मान होगा V बराबर E माइनस आई आर। कौन सी कंडीशन में, निरावेशन कंडीशन में, जब यदि मैं सर्किट से धारा प्राप्त कर रहा हूं, आई धारा प्रवाहित हो रही है, सेल का विद्युत भाग बल E है, ये आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, E सेल का विद्युत भाग बल है और R आई आर। ओके, तो घटाना है माइनस आई आर। तो इस वाले टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V बराबर E माइनस आई आर। और इसका उल्टा होता, सेल को निरावेशित नहीं कर रहे होते बल्कि सेल को अपन चार्ज कर रहे होते हैं, मतलब धारा की दिशा यहाँ पर उल्टी होती है। ओके, तो उस वाली स्थिति में क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है V बराबर E प्लस आई आर। क्लियर है मेरे पास। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उस वाली स्थिति में जो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से कम होती है। और जब हम सेल को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, आवेशित करना चाहें, उस वाली स्थिति में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सदैव विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगी। ओके, क्लियर है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो यहां पर हम इस सर्किट को मोटा मोटा सा देख रहे हैं। तो V बराबर कितना है हमारे पास, यहां पर देखा V बराबर E माइनस आई आर। क्या देखा हमने में, V बराबर E माइनस आई आर। तो ये R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी, आई आर बराबर E माइनस V। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन। तो एक सूत्र तो मेरे पास ये वाला हो गया। ओके, लेकिन यदि मैं बात करूं इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की, इस प्रतिरोध के सिरों पर जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, V बराबर कितना हो जाएगा, I कैपिटल R। प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I कैपिटल R। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटावा कैपिटल, और ये वैल्यू मैं इस समीकरण में रखता हूं तो आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ओके, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सूत्र हमारे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उस वाली स्थिति में हमारे पास 2-3 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें यही सूत्र काम आएगा। इसके अलावा जब हम विभव मापी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो उसमें भी हमको इस सूत्र के अंदर ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार अब इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सेल के विद्युत वाहक बल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ओके, और साथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने अध्ययन किया है। ओके, थैंक यू। और अगला जो वीडियो है उस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यदि दो सेलों को हम श्रेणी क्रम में या दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो उस वाली स्थिति में इनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।